माय लवली लवली स्टूडेंट्स, जिस मोड़ पे कल हमने सेशन को रोका था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए। क्वेश्चन था ए और बी धनात्मक पूर्णांक हैं, ए बी का दोगुना है। यदि 3a और 4b का हम अंक गणितीय माध्य निकालें तो वो 50 से ज़्यादा होगा, तो ए का न्यूनतम संभव मान क्या होना चाहिए। ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इज ट्वाइस ऑफ बी and it is given that arithmetic mean of 3a and 4b is greater than 50, so what should be smallest possible value of a। दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो गिवन है कि 3a और 4b का हमारा जो अरिथमेटिक मीन है या फिर औसत है वो 50 से ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ गिवन है कि a इज़ ट्वाइस ऑफ b, यानी कि a इज इक्वल टू 2b। साथ ही हमको ये भी पता है कि a और b दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो 2b की जगह पे हम a रिप्लेस कर देंगे, तो 3a प्लस 2 इंटू 2b यानी कि 2 इंटू a दैट इज ग्रेटर देन 50 डिवाइड बाई 2 यानी कि 50 इंटू 2 100। ठीक है, दो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5a इज ग्रेटर देन 100, यानी कि यहाँ से हमें मिल जाएगा कि a इज ग्रेटर देन 100 बाई 5 यानी कि 20। ये तो हमने कल भी देख लिया था, क्लियर है। और कल जो हमने क्वेश्चन किया था वहाँ पे क्योंकि a और b दोनों का इंटीजर होना कोई ज़रूरी नहीं था, वहाँ पे हमें बस इतना पूछा गया था कि a की मिनिमम इंटीजर वैल्यू क्या होगी, बाकी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था कि b भी एक इंटीजर हो। बट आज जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि a और b दोनों ही हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और अगर ऐसा है तो हमें b के लिए भी, क्योंकि गिवन है a इज इक्वल टू 2b, तो b के लिए भी हमें इस कंडीशन को देखना पड़ेगा कि 2b इज ग्रेटर देन 20, यानी कि b इज ग्रेटर देन 10। तो a अगर हमारा 20 से ज्यादा है और सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हम 21 के लिए ट्राई करेंगे, a हमारा इक्वल टू 21 हो जाए। लेकिन जब a इक्वल टू 21 होगा तो b हमारा कितना होगा, 21/2 यानी कि 10.5। लेकिन 10.5 तो इंटीजर है नहीं, यानी कि a इज इक्वल टू 21 नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमें दोनों इंटीजर चाहिए। तो सेकंड पॉसिबल वैल्यू क्या होती है, b की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। बेसिकली हमें वहां से प्रोसीड करना चाहिए, b को 10 से बड़ा होना है, यानी कि b को 11 के बराबर होना चाहिए। अगर b 11 के बराबर है तो a हमारा जस्ट उसका डबल होगा, नहीं 22 होगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो हमारा आंसर होगा 22। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ये फर्क है, और यही हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमेशा ध्यान देना है, कॉशियस रहना है। क्वेश्चन कब हमें इंटीजर के लिए कह रहा है, कब नॉन इंटीजर या किसी भी नंबर के लिए कह रहा है, कब डिस्टिंक्ट इंटीजर के लिए कह रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन में छोटे छोटे से एक एक वर्ड होता है जिससे कि क्वेश्चन के आंसर में फर्क पड़ जाता है। तो हमेशा ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स के लिए हमें कॉशियस रहना है। बाकी प्रैक्टिस में तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे हर तरह के सवाल कराए जाएं ताकि आपको बिल्कुल डिफरेंस क्लियर हो सके। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ 4 नंबर्स ए बी सी एंड डी इज 39। ए बी सी और डी चार संख्याएं हैं जिनका की औसत हमें 39 गिवन है, 39 गिवन है। अगर बी औसत से उतना ही अधिक है जितना सी औसत से कम है, तो ए और डी का औसत क्या होगा। इफ बी इज एज मच मोर देन एवरेज एज सी इज लेस देन द एवरेज। एवरेज हमारा है 39, और क्वेश्चन कह रहा है जितना बी एवरेज से ज्यादा है उतना ही सी एवरेज से कम है। तो अगर बी हमारा एवरेज से लेटेस्ट से एक्स ज्यादा है तो सी एवरेज से एक्स कम होगा, isn't it so? तो बी और सी का एवरेज क्या आ जाएगा, बी एवरेज से एक्स ज्यादा है यानी कि बी इज इक्वल टू 39 प्लस एक्स, और सी एवरेज से एक्स कम है तो सी इज इक्वल टू 39 माइनस एक्स। दोनों का एवरेज क्या आ जाएगा, 39 प्लस एक्स प्लस 39 माइनस एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एवरेज 39 ही तो आ जाएगा। तो अगर एक संख्या हमारी 39 से जितना ज्यादा है दूसरी 39 से उतनी ही कम है या एवरेज से उतनी ही कम है, तो बी और सी का हमारा एवरेज क्या आएगा, एवरेज 39 के बराबर आ जाएगा। और अगर बी और सी का एवरेज भी 39 के बराबर है और सारी संख्याओं ए बी सी डी का एवरेज भी 39 के ही बराबर है, तो उस केस में हमारा ए और डी का एवरेज क्या होगा, वो भी 39 के बराबर होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? अगर ए बी सी डी का एवरेज 39 के बराबर है और बी और सी का एवरेज भी 39 के बराबर है, तो ए और डी का एवरेज भी 39 के ही बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है। जस्ट इन केस यहां पे ऐसा होता है इस क्वेश्चन में, दूसरी पॉसिबिलिटी को भी समझ लेते हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसा कहता है कि बी हमारा 40 से जितना ज्यादा है, सी 40 से उतना ही कम है, तो उस केस में बी और सी का एवरेज कितना होता, 40 होता, 40 होता, isn't it so? जबकि ए बी सी डी का एवरेज कितना है, 39 है। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
ABCD का एवरेज 39 है और B और C का एवरेज 40 आ रहा है, यानी कि एवरेज से एक ज़्यादा आ रहा है। दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका एवरेज हमारे ओवरऑल एवरेज से एक ज़्यादा आ रहा है, तो जो बची हुई दो संख्याएं हैं उनका जो एवरेज है वो ओवरऑल एवरेज से एक कम आना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर संख्याएं हैं। ठीक है, दो दो संख्याएं हैं, तो A और D का एवरेज हमारा हो जाएगा 39 - 1 यानी कि 38। क्लियर है? ठीक है, अगर ऐसा होता तो फिर हम इस तरह से अप्रोच करते। हाँ, अगर इसकी जगह पे ये होता कि एक संख्या हमारी 40 है तो फिर तीन संख्याओं का एवरेज निकालते, तो फिर हमारा अप्रोच डिफरेंट होता। वो हम आगे के क्वेश्चंस में समझेंगे कैसे हम ऐसे सवाल को अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल करें, एवरेज ऑफ P, Q, R and S is 30 if एवरेज ऑफ P and Q is 12 then what will be the average of R and S? P, Q, R और S का एवरेज या औसत 30 है। चार संख्याएं हमने ली और इनका जो औसत आ रहा है वो 30 के बराबर है, जबकि उनमें से दो संख्याएं जो हैं उनका एवरेज 12 के बराबर है। तो चार में से दो यानी कि आधी संख्याओं का एवरेज अगर 12 के बराबर है, यानी एवरेज से कितना कम है? 18 कम है, 18 कम है। तो जो बची हुई दो संख्याएं हैं उनका एवरेज से 18 ज्यादा होना चाहिए, तभी तो हमारा टोटल एवरेज 30 आएगा। यानी R और S का एवरेज हमारा 30 + 18 यानी कि 48 होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, ये शॉर्ट में है। बाकी अगर लंबे तरीके से देखना है तो हम ऐसे देख सकते हैं कि 30 अगर हमारा एवरेज आ रहा है PQRS का, तो सम कितना आएगा? सम आएगा 30 × 4 यानी कि 120 सम होगा PQRS का। वहीं पे अगर हम P और Q की बात करें तो P और Q का एवरेज 12 है, यानी कि सम होगा 24। डिफरेंस निकाल ले, 120 - 24 आएगा 96 और 96 हमारा सम होगा R और S का। तो एवरेज आ जाएगा R और S का 96 / 2 यानी कि 48। क्लियर है? पर इतना करने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आती है बात? ये आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है P, Q, R और S का औसत 40 है। यदि P 16 के बराबर है तो Q और RS का औसत क्या होगा? जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे अभी दो क्वेश्चंस पहले कि अगर हमें P, Q, RS सबका एवरेज गिवन है और वह एवरेज बराबर है हमारा 40 के, तो हम सम तो निकाल ही सकते हैं कि सम हमारा क्या होगा? P, Q, RS का सम हो जाएगा 40 × 4 यानी कि 160, और P हमें गिवन है 16 के बराबर, यानी कि Q, R और S का सम कितना हो जाएगा? 160 में से 16 घटा देंगे यानी कि 144। ये तो सम हो गया। एवरेज क्या होगा? एवरेज हो जाएगा Q + R + S / 3 यानी कि 144/3 विच इज इक्वल टू 48। तो 48 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कोई समस्या? अब यहीं पे ये तो हो गया तरीका इसको प्रॉपरली करने का, पर अगर समझ के करते हैं तो हमें पता है कि P की वैल्यू 16 के बराबर है, 16 के बराबर है। ठीक है, PQRS में P हमारा 16 के बराबर है, पूरा एवरेज 40 का है। अब हमें Q, R और S का एवरेज निकालना है। ठीक है, एक संख्या हमारी 16 है। अगर 16 है एक संख्या तो कितना कम है एवरेज से? एवरेज 40 है और ये सिर्फ 16 है यानी कि 24 कम है, और सारी संख्याएं मिला के हमारा एवरेज 40 आ रहा है, यानी कि जो बची हुई संख्याएं हैं उनका जो योग है वो 24 ज्यादा होना चाहिए एवरेज से, तभी तो हमारा एवरेज 40 आएगा। आई रिपीट, PQRS का एवरेज 40 है, जहां पे कि P हमारा 16 है यानी कि एवरेज से 24 कम है, और हमें सम जो है अगर पूरा एवरेज 40 करना है तो जितना कम P लेके गया है एवरेज से अपने आप को, 24 कम है एवरेज से, उतना ही बाकी संख्याओं का योग एवरेज से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि बाकी संख्याओं Q और R और S का योग 24 ज्यादा होना चाहिए 40 से। योग अगर 24 ज्यादा होगा 40 से तो इनका एवरेज क्या होगा? क्योंकि एवरेज के लिए हम क्या करते हैं? Q, R, S का जो योग है उसको डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो एवरेज हमारा 40 से 24/3 ज्यादा होगा, यानी कि 40 + 8 यानी कि 48 होगा एवरेज। क्या बात क्लियर है? ठीक है, एक आसान और सिंपल सा क्वेश्चन, अगर लॉजिक से समझ रहे हो तो अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरेज प्राइस ऑफ 12 बुक्स इज ₹250,
12 पुस्तकों का औसत मूल्य 250 रुपए है, वाइल द एवरेज प्राइस ऑफ 10 ऑफ दीज बुक्स इज ₹215, जबकि इनमें से 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 215 रुपए है। शेष 2 पुस्तकों में से यदि एक पुस्तक की लागत दूसरी पुस्तक की लागत से 12.5% ज्यादा है, out of the remaining 2 books, if the cost of one book is 12.5% more than the cost of other books, then what is the difference in the cost of 2 books? तो दोनों किताबों की कीमत में अंतर कितना होगा, अंतर क्या होगा? ठीक है, तो 12 पुस्तकें हैं हमारी, एवरेज प्राइस कितना है 250 रुपीज, 250 रुपए। उनमें से 10 किताबों का जो औसत मूल्य है, एवरेज प्राइस है, वो 215 रुपए है। यानी कि 12 किताबों का अगर एवरेज प्राइस 250 रुपए है तो टोटल प्राइस कितना होगा 12 गुणे 250 यानी कि 3000 रुपए। उनमें से 10 किताबों का एवरेज प्राइस 215 है, टोटल क्या होगा 215 इंटू 10 यानी कि 2150 रुपए। तो अगर हम 3000 में से 2150 घटा दें तो हमें बची हुई जो 2 बुक्स हैं उनका टोटल प्राइस पता चल जाएगा, 3000 माइनस 2150 यानी कि 850 रुपए। ठीक है, साथ में हमको क्या गिवन है कि कॉस्ट ऑफ वन बुक इज 12.5% मोर देन कॉस्ट ऑफ द अदर बुक। तो एक किताब का जो मूल्य है दूसरी किताब से 12.5% ज्यादा है, 12.5% यानी कितना हुआ 1/8, 1/8 ज्यादा है। यानी कि अगर 2 में से एक किताब का मूल्य हम मान लें 8 यूनिट, तो दूसरी किताब का मूल्य क्या होगा 8 से 1 ज्यादा होगा, यानी कि 9 यूनिट होगा। दोनों का मिला के मूल्य कितना हो गया 8 + 9 विच इज इक्वल टू 17 यूनिट्स। और ये 17 यूनिट हमारा बराबर होगा 850 रुपए के, 17 पंचे 85 यानी कि 17 इंटू 50 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 50 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपए के बराबर है। क्या ये बात समझ में आती है? और जैसे ही ये बात हमें समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन तो खत्म हो जाता है वहीं पे, इजंट इट सो? क्वेश्चन तो वहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि हमें दोनों किताबों की कीमतों में अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस तो 1 यूनिट का ही है, यानी कि 50 रुपए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी क्लियरली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर दोनों किताबों का मूल्य निकालना होता तो 8 यूनिट और 9 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 43 if each number is multiplied by x and then x is subtracted from each resulting number, the average of new numbers is 36, so what is the value of x? पॉज करके खुद से अटेम्प्ट जरूर करना है हर एक क्वेश्चन को, तभी आपको मैक्सिमम लर्निंग होगा, तभी मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ कथा की तरह सुनते रहना है। अगर आप में से कोई भी ऐसा कर रहा है तो अपना ही नुकसान कर रहे हो आप। हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, प्रयास करो क्वेश्चन का आंसर निकालने का। अगर फिर भी अटक रहे हो, नहीं निकल पा रहा है, तब फिर आगे बढ़ के सॉल्यूशन देखना है। और जब निकल भी जा रहा है तो फिर एक बार सॉल्यूशन इसलिए देखना है कि आपने जो अप्रोच किया है वो कहीं लंबा तो नहीं था। ठीक, बहरहाल इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एवरेज दिया है 30 नंबर्स का 43। हमको हर एक नंबर को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, एवरेज भी हमारा x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनिशियली एवरेज हमारा 43 है। जब हर एक नंबर को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो नया एवरेज हमारा हो जाएगा 43x। इसके बाद में हर एक नंबर में से हमने x घटाया है, तो एवरेज में भी हमारा x घटेगा, यानी एवरेज भी x कम हो जाएगा। तो नया एवरेज हो जाएगा 43x माइनस x, इजंट इट सो? और इसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 36 के बराबर। यहां से हम x कॉमन ले सकते हैं, x बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 43 माइनस 1, और ये बराबर होगा 36 के। 43 माइनस 1 यानी कि 42, तो x यहां से आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 42, 6 से काटने पे ये बराबर हो जाएगा 6/7 के। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6/7। क्लियर है? ओके, प्यारा सा सीधा सा सवाल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग एक गैर शून्य संख्या, यानी कि जो भी हमारी संख्या है वो जीरो नहीं है, तो एवरेज ऑफ अ नॉन जीरो नंबर n, इट्स स्क्वायर एंड इट्स क्यूब इज 217 टाइम्स द नंबर, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n हमारी एक संख्या है जिस संख्या का, उसके स्क्वायर का, उसके क्यूब का जब हम औसत निकालते हैं तो वो उस संख्या का 217 गुना है। तो इसी बात को इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। n उसका स्क्वायर होगा n स्क्वायर, उसका क्यूब होगा n क्यूब, तीनों का योग करके डिवाइड बाई 3 करेंगे, 3 संख्या है, ये बराबर होगा 217 गुना उस संख्या का यानी 217 n। तो यहां से दोनों साइड में हम n को कैंसिल आउट कर सकते हैं, n को काट सकते हैं, इजंट इट सो? ठीक है, और ये 3 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके। तो यहाँ क्या बच जाएगा, n को अगर हम बाहर कॉमन लेने तो अंदर बचेगा 1 + n + n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 217
इंटू एन, एन से एन कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 651। अब क्या यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करोगे आप, या सीधे सीधे एन की वैल्यू रख सकते हैं हम। एन का स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 हमारा 651 के बराबर है, तो अगर एन हमारा 529 होगा तो 23 प्लस 1 जोड़ के ये तो 553 ही बनेगा। इजंट इट सो? 25 होगा तो उस केस में अगर एन 25 होगा तो 625 प्लस 25 प्लस 1 यानी कि 651 बन जाएगा। तो डेफिनेटली एन हमारा 25 के बराबर होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? ओके, ठीक है, कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 0 एट मोस्ट, हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी पॉजिटिव नंबर्स। यदि 30 संख्याओं का औसत 0 है तो उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं धनात्मक हो सकती हैं। एक बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। एक बार समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल आसान सवाल है। देखो 30 संख्याएं हैं जिनका औसत 0 आ रहा है, ठीक है। अब एक तो ये हो सकता है कि सारी की सारी संख्याएं 0 हो, क्योंकि डिस्टिंक्ट तो कहा नहीं गया है, तो सारी की सारी जो 30 संख्याएं हैं ऑल 30 इक्वल टू 0 हो सकता है, ऐसा है कि नहीं? पॉसिबल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिकतम कितनी संख्या धनात्मक हो सकती है, ये नहीं कह रहा है कि कितनी संख्या धनात्मक होंगी ही होंगी, मैक्सिमम पॉसिबल कितना केस बनेगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो क्या हम सारी की सारी संख्याओं को पॉजिटिव ले सकते हैं, सारी 30 की 30 संख्याएं ऑल 30 पॉजिटिव, क्या ले सकते हैं? पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी 30 ग्रेटर देन 0 अगर होंगी तो हमारा एवरेज भी तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इजंट इट सो? अगर सारी की सारी 30 संख्याएं पॉजिटिव होंगी, ग्रेटर देन 0 होंगी, तो एवरेज भी ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन हमारा एवरेज तो 0 है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। यानी कि सारी की सारी 30 हम पॉजिटिव नहीं ले सकते। 29 ले सकते हैं क्या? 29 पॉजिटिव ले लें, 29 पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं। तो अगर हमने 29 संख्याएं पॉजिटिव ली हैं, हमको एवरेज अगर 0 करना है तो फिर एक संख्या को निगेटिव लेना पड़ेगा, और उसको इतना निगेटिव ले लेंगे जिससे कि 29 पॉजिटिव का जो भी 0 से एवरेज से ज़्यादा ये संख्याएं गई हैं, उतना ही हम पीछे एक बड़ी निगेटिव संख्या ले लेंगे, तो एवरेज हमारा 0 आ जाएगा। तो बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल है कि हम 29 पॉजिटिव नंबर्स ले लें। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो डेफिनेटली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और क्योंकि मैक्सिमम पूछा है, क्लियर है। अच्छा, एक और चीज़ देख लेते हैं कि 30 तो हमें पता है कि पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्या 28 पॉसिबल होता? अगर हम 28 पॉजिटिव लेते तो फिर दो संख्याएं हमको जो बची हैं, या तो उनमें से एक पॉजिटिव लेते एक नेगेटिव लेते, या दोनों की दोनों नेगेटिव लेते। तो बिल्कुल 28 भी पॉसिबल है, ठीक है। 28 भी पॉसिबल है कि 28 हमारे पॉजिटिव हो, दो नेगेटिव हो, तब भी एवरेज 0 आ सकता है। हमेशा आए ऐसा जरूरी नहीं है, बट आ सकता है, ठीक है। अगर हम इस हिसाब से नेगेटिव नंबर्स लें तो डेफिनेटली हमारा 0 एवरेज आ जाएगा। क्या 0 पॉसिबल है कि उनमें से एक भी संख्या धनात्मक ना हो? क्या ऐसा संभव है? ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई भी धनात्मक संख्या नहीं लेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? इज 0 पॉसिबल और नॉट? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 संख्याओं का जो एवरेज है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अदरवाइज इसका जो आंसर है दिमाग में आप सोच लो कि क्या आंसर होगा, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। देखो 0 पॉसिबल होगा या नहीं होगा, पहली चीज तो यह है कि हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, धनात्मक संख्याएं यानी कि ग्रेटर देन 0 संख्याएं। और जैसा मैंने कहा, सबसे पहले जो हमने केस कंसिडर किया है ऑल 30 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट तो कहा नहीं गया, तो जब ऑल 30 इक्वल टू 0 होंगी तो 0 पॉजिटिव नंबर्स ही तो हुए। तो यस, 0 इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है, क्लियर है। अगर डिस्टिंक्ट कहा होता तब पॉसिबल नहीं होता, अगर डिस्टिंक्ट कहा होता तब पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर हमने एक संख्या 0 लेते, फिर कुछ संख्याएं हम निगेटिव लेते, पर कितनी भी हम निगेटिव ले लेते, ज्यादा से ज्यादा सारी की सारी 29 को निगेटिव नहीं ले सकते थे, क्योंकि फिर एवरेज 0 नहीं आता। तो कम से कम एक संख्या हमें पॉजिटिव लेनी पड़ती, क्लियर है। तो अगर डिस्टिंक्ट होता तो फिर 0 पॉसिबल नहीं होता है, बट अभी जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसके हिसाब से 0 पॉजिटिव नंबर्स लेना इज पॉसिबल, बट क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू हमारा 29 आएगा। पर ये बाकी बातें भी समझ में आनी चाहिए,
क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में इस्तेमाल हो सकती हैं और बाकी भी क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होगा तो वहाँ पे भी ये चीज़ें यूज़ में ज़रूर आएंगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा उसको ध्यान से पढ़ना है। और ये मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर हमेशा फंसाने की कोशिश करता है और आप में से बहुत सारे बच्चे फंस जाते हो। ठीक है, उससे बाहर निकलने का तरीका ये है कि अपनी तरफ से आप कॉशियस रहो। जैसे जब आप कोई भी गेम देखते होगे, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट ही देखते होगे, तो जब खेलना मुश्किल होता है, पिच मुश्किल होती है, बैटिंग करना मुश्किल होता है, तो आप डिफेंसिव होते हो, पर आप समझते हो, पहले रिस्पेक्ट देते हो, फिर समझ समझ के आगे बढ़ते हो। ठीक वैसे ही है कि पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को कॉन्शियसली पढ़ना है, उसके बाद में फिर आपको हिट करना है उस क्वेश्चन को। ठीक है, पढ़ते समय बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी है क्योंकि वो आपको नुकसान कर सकता है, नुकसान दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1024 संख्याओं का यदि औसत शून्य है तो उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं ऋणात्मक हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक है कि 1024 की 1024 सारी की सारी निगेटिव हम नहीं ले सकते क्योंकि सारी निगेटिव हो जाएंगी तो एवरेज हमारा फिर जीरो नहीं आ पाएगा। लेकिन 1023 निगेटिव ले सकते हैं, 1023 निगेटिव हो और एक संख्या पॉजिटिव हो जो कि अच्छा खासा पॉजिटिव हो, जिससे कि इन निगेटिव का जो भी डिफरेंस है वो कंपनसेट हो सके। तो डेफिनेटली हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1023। बाकी पॉसिबिलिटी के हिसाब से देखें तो 1022 भी पॉसिबल है, 512 भी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ 21 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स इज 84, देन एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी ग्रेटर देन 84। 21 अलग अलग संख्याएं हैं, उनमें से कितनी ज्यादा संख्याएं हमारी 84 से बड़ी हो सकती हैं। अब क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन था पहला वाला, जीरो और पॉजिटिव की बात कर रहा था। यहाँ पे 84 क्या है, 84 एक तरह से जीरो जैसा है हमारा, कि 84 की जगह अगर जीरो लिखा होता कि एवरेज ऑफ 21 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स इज जीरो, एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी पॉजिटिव, इजंट इट सो? यानी कि जीरो से बड़ी, यहाँ पे एवरेज से बड़ी। ठीक है, एवरेज की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी है, बट यहाँ पे क्या है 84 वैल्यू दिया है और 84 से बड़ी हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना है इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में कि यहाँ पे हमसे कहा गया डिस्टिंक्ट इंटीजर, पर तब भी कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, कि 84 हमारा एवरेज आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि सारे के सारे इस बार हम 21 के 21, तो 84 तो ले भी नहीं सकते, तो कोई डिस्टिंक्ट है। ठीक है, 20 अगर हम 84 से बड़े नंबर्स लें, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं की जा रही है, इंटीजर की बात की जा रही है, तो अगर हमने 20 नंबर्स 84 से बड़े लिए, उनसे जितना भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि सारे के सारे अलग अलग नंबर होंगे, तो जो भी हमारा डिफरेंस आने वाला है उतना घटा के 84 में हम एक दूसरा नंबर ले सकते हैं जो कि जीरो से बड़ा होगा या फिर नेगेटिव होगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि 21 डिस्टिंक्ट इंटीजर है, तो डेफिनेटली जो हमारा डिफरेंस आएगा, क्योंकि अगर हम सबसे छोटी संख्याएं भी लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम सोचें तो 84, 85, 86, 87 एंड सो ऑन। ठीक है, और ऐसे हमें 20 संख्या लेनी पड़ेंगी, तो यानी कि 103 तक ये संख्याएं हम लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया हमारा कुल 84 से, एवरेज से कितना ज्यादा आ रहा है वैल्यू, ये एवरेज से 1 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, और ये 19 ज्यादा है, ये तो जीरो ज्यादा है, यानी कि एवरेज के बराबर है। ठीक है, तो जीरो से लेकर 19 तक अगर हम सम करेंगे तो डेफिनेटली 84 से ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, तो जो हमारा 21वां नंबर होगा वो एक निगेटिव नंबर होगा। और ये तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज है, अगर हम डिस्टिंक्ट इंटीजर लेंगे तो इसके अलावा ही कुछ लेंगे जो कि 84 से बड़े होंगे, इजंट इट सो? तो जो हमारा 21वां नंबर होगा वो एक निगेटिव नंबर होगा। ठीक है, जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन फंसाता और ये कहता कि जब हम अधिकतम पूर्णांक ले रहे हैं जो कि 84 से अधिक हो, तो जो 21वीं संख्या होगी जो 84 से छोटी होगी वो जीरो से बड़ी होगी, जीरो से छोटी होगी, तो हमें पता होना चाहिए वो संख्या जीरो से छोटी होने वाली है। और क्यों होने वाली है? क्योंकि ये सम हमारा डेफिनेटली ग्रेटर देन 84 आ रहा है, तो हमें 84 से ज्यादा घटाना पड़ेगा, 84 में एवरेज में, अपने एवरेज में 84 से ज्यादा घटाना पड़ेगा। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो अभी आगे जब हम और क्वेश्चन करेंगे तो ये बात और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या है पूछा गया, मैक्सिमम कितने पूर्णांक ले सकते हैं, तो आंसर हमारा 20 हो जाएगा, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में था, ऑप्शन बी। क्लियर है? अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि एवरेज ऑफ 15 अलग अलग पूर्णांकों का औसत 64 है, एवरेज ऑफ 15 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स इज 64, देन एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी ग्रेटर देन 40। इस बार क्वेश्चन में क्या है, एवरेज 64 है, बट हमें ये जो दूसरी संख्या दी है डिफरेंट दी है। क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम कितने पूर्णांक 40 से ज्यादा हो सकते हैं। अगर 15 अलग अलग पूर्णांकों का औसत 64 है तो मैक्सिमम कितने उनमें से ऐसे हो सकते हैं जो कि 40 से ज्यादा हो। ठीक है, 40 से ज्यादा हो, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? क्या सारे के सारे 15 हो सकते हैं, क्या 14 हो सकते हैं, क्या 13 हो सकते हैं?
ठीक है, हमें ये पता है कि अगर 15 डिस्टिंक्ट इंटीजर होते और एवरेज 64 आ रहा है, तो इन एनी केस अगर हम 64 के लिए पूछते तो 14 ऑफ देम, क्योंकि पॉजिटिव की बात इस बार भी नहीं की गई, 14 ऑफ देम कैन बी ग्रेटर देन 64, इजंट इट सो? 14 उनमें से, पिछले वाले में हाँ अधिकतम पूछा था ना, अधिकतम कितने पूर्णांक, ठीक है 84 से नहीं ले सकते थे, ये एक चीज़ गड़बड़ कर दिया था, 85 से लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब सेम ही रहेगा, +1 से लेकर +20 तक जाएगा, बाकी सारा लॉजिक एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि 84 से बड़े लेने थे हमको, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ मिस हो गई थी। बहरहाल इस क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि अगर हम 64 पे ही रखते तो भी हमें पता है कि 15 में से एक कम, यानी कि 14 संख्याएं हम 64 से बड़ी ले सकते हैं, और एक संख्या हमारी 64 से छोटी होगी जो कि निगेटिव होगी, इजंट इट सो? पर इस बार क्वेश्चन हमसे कह रहा है अधिकतम कितने पूर्णांक 40 से ज़्यादा ले सकते हैं। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, क्या हम सारी की सारी 15 संख्याएं 40 से बड़ी ले सकते हैं जिनका कि एवरेज 64 आए, और क्योंकि सारी की सारी संख्याएं डिस्टिंक्ट है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पास लेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो एज वी कैन सी, क्योंकि 64 हमको एवरेज चाहिए, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लें? 64 मिडिल नंबर होगा, फिर 63, 62, 61, 60, यानी कि 7 संख्याएं छोटी होंगी 64 से और 7 संख्याएं बड़ी होंगी 64 से, इजंट इट सो? 59, 58, 57, तो ये 7 संख्याएं हमारी हो गई छोटी, और बड़े में हो जाएगा 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, तो 7 संख्याएं हमारी बड़ी हो गई, एवरेज हमारा 64 आ गया। तो डेफिनेटली हम 40 से बड़ी सारी की सारी संख्याएं ले सकते हैं जिनका कि एवरेज 64 आए। क्या इस लॉजिक को आप समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि हमारा किस क्वेश्चन में किस तरह का लॉजिक होना चाहिए? तो यानी कि सारे के सारे 15 इंटीजर हमारे 40 से बड़े हो सकते हैं, जबकि हमारा जो एवरेज है वो 64 आ जाए, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। क्लियर है? क्या बात क्लियर होती है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है 30 पूर्णांकों का औसत 5 है, the average of 30 integers is 5, among them there are exactly 20 integers which do not exceed 5, उनमें से ठीक 20 पूर्णांक ऐसे हैं जो 5 से अधिक नहीं हैं। What is the highest possible value of the average of these 20 integers? इन 20 पूर्णांकों के औसत का उच्चतम संभव मान क्या होगा? ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करनी है। कैट 2019 का एक क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, और बहुत ही सिंपल सवाल है। एक बार इस क्वेश्चन का आप लॉजिक समझ जाते हो तो सिमिलर है पीछे वाले क्वेश्चन से ही इसका लॉजिक हमको लेना है। 30 हमारे इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स लिखा है, डिस्टिंक्ट नहीं लिखा है, तो सेम भी हो सकते हैं। 30 इंटीजर्स हैं जिनका कि एवरेज आ रहा है हमारा कितना, 5, एवरेज आ रहा है 5। तो अगर एवरेज 5 है तो सम कितना होगा? सम हो जाएगा 30 × 5, यानी कि 150। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इनमें से एग्जैक्टली 20 इंटीजर हैं जो कि डू नॉट एक्सीड 5, जो 5 से अधिक नहीं है। अधिक नहीं है का मतलब क्या हुआ कि छोटे हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो ये जो 20 संख्याएं हैं हमारे 20 इंटीजर्स जो हैं, ये लेस देन 5 भी हो सकते हैं और इक्वल टू 5 भी हो सकते हैं। इक्वल टू वाली बात भी ध्यान में रखने वाली है, ठीक है, कि ये 5 से छोटे भी हो सकते हैं और 5 के बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ दीज 20 इंटीजर्स? इन 20 इंटीजर्स का एवरेज का हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? ओके, ठीक है। अब इस बात को ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, यहां पे तो 150 है सम, पर एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और वो 100 रुपए तुम्हें 2 लोगों के बीच में बांटने हैं। ठीक है, 100 रुपए तुम्हें 2 लोगों के बीच में बांटने हैं। 2 लोग हैं ए और बी, इनके बीच में 100 रुपए बांटने हैं, और क्वेश्चन तुमसे ये कहे कि तुम्हें ए को और बी को दोनों को ही कुछ ना कुछ रुपए तो देने हैं, मिनिमम 1 रुपए तो देना पड़ेगा, लेकिन ए को रुपए तुम्हें मैक्सिमाइज करने हैं, यानी कि ए को तुम ज्यादा से ज्यादा रुपए दो।
ठीक है, तो अगर ए को तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा रुपए देने हैं, यानी कि ए को जो अमाउंट मिलेगा अगर तुम्हें उसको मैक्सिमम करना है, तो क्या इस बात का ये मतलब नहीं हुआ कि बी को जो अमाउंट मिलेगा उसको तुम्हें मिनिमम करना पड़ेगा? अगर ए को जो अमाउंट मिलेगा उसको तुम्हें मैक्सिमम करना है तो बी को जो अमाउंट मिलेगा वो मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि सम तो सेम है, सम तो हमारा 100 है, सम तो कांस्टेंट है, ठीक है, सम तो इतना ही रहने वाला है। तो सिमिलरली हमारा इस क्वेश्चन में जो टोटल सम है 30 संख्याओं का वो तो 150 है, और हमें उसको ऐसे बांटना है 20 इंटीजर जिनमें से हर एक हमारा 5 या उससे छोटा है, और 10 और इंटीजर है जिनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, पर ये तो पता है कि ये 5 या उससे छोटे नहीं होंगे, तो डेफिनेटली ये 5 से बड़े हैं। 10 इंटीजर जो कि 5 से बड़े हैं और 20 जो कि 5 से छोटे हैं। अब हमें अगर इनको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम करना है इनके एवरेज को, तो फिर इनके एवरेज को हमें मिनिमम करना पड़ेगा, सबसे कम करना पड़ेगा, इजंट इट सो? और क्योंकि डिस्टिंक्ट वाली बात तो है नहीं, तो सारे के सारे सेम हो सकते हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें इनकी, जो कि 5 से बड़ी हो और इंटीजर हो और सबसे छोटी हो, यानी कि इन सबको हमको 6 के बराबर करना पड़ेगा। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 10 × 6 यानी कि 60। सबका सम मिला के 150 है, और इन 10 इंटीजर का सम 60 है, तो 150 में से 60 घटा दो, तो यहां पे सम कितना बचा? इन सारे 20 इंटीजर का सम आ जाएगा 150 - 60 यानी कि 90 सम आ गया। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल सम आया, इससे ज्यादा सम आ नहीं सकता, क्योंकि हम 60 से छोटा कर नहीं सकते उधर वाले को। तो एवरेज क्या आ जाएगा? एवरेज हो जाएगा हमारा 60, सॉरी 90 है, 60 नहीं है, 90 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 4.5 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ये अप्रोच गलत हो जाएगा इनमें से। जैसे कई स्टूडेंट्स ये सोच सकते हैं कि 20 इंटीजर हमारे लेस देन इक्वल टू 5 है, तो सबको 5 कर दो, सबको 5 कर दो, क्योंकि अगर आप सबको 5 कर दोगे तो आपका योग हो गया 20 इंटीजर्स का, 20 × 5 100, इजंट इट सो? अगर आप सबको 5 कर देते हो तो इन 20 इंटीजर का सम आ जाएगा 20 × 5 यानी कि 100, तो 50 ही तो बचा 10 इंटीजर्स के लिए, 10 इंटीजर्स के लिए 50 ही तो बचा, इजंट इट सो? तो उनका एवरेज तो 5 आ गया, जबकि वो सारे के सारे 5 से बड़े हैं, तो उनका एवरेज 5 तो हो नहीं सकता। क्या ये बात समझ पा रहे हो? इसलिए हमने कंट्रोल किया उन नंबर्स को, इसलिए हमने यहां से डिफाइन किया। क्या ये बात समझ पा रहे हो? हर क्वेश्चन में ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें इसको किस तरफ से पकड़ना है, इसका कान ऐसे पकड़ना है या ऐसे पकड़ना है। ठीक है, तो इस वाले में घुमा के पकड़ना था कान हमको, तभी हम सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? अगर आप सीधे पकड़ोगे तो गड़बड़ करोगे, आंसर गलत हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या ये लॉजिक समझ में आया? अप्रिशिएट कर पाए इस क्वेश्चन को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है एवरेज ऑफ 20 इंटीजर्स इज 10। 20 हमारे पूर्णांक हैं जिनका कि एवरेज 10 है। इफ 5 ऑफ द गिवन इंटीजर्स आर लेस देन 8, देन व्हाट इज द लोवेस्ट पॉसिबल एवरेज ऑफ रिमेनिंग 15 इंटीजर्स। यदि 20 पूर्णांकों का औसत 10 है, दिए गए पूर्णांकों में से 5 पूर्णांक 8 से कम है, तो शेष 15 पूर्णांकों का न्यूनतम संभव औसत क्या होगा? इफ एवरेज ऑफ 20 इंटीजर्स इज 10, दिए गए पूर्णांकों में से 5 पूर्णांक 8 से कम है, तो शेष 15 का न्यूनतम संभव औसत क्या होगा? पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, अपना समय लेना है, इसके बाद में ही सॉल्यूशन देखना है। 20 इंटीजर्स हैं, अगेन डिस्टिंक्ट होना जरूरी नहीं है, सेम भी हो सकते हैं। एवरेज है इनका 10, ठीक है। इनमें से, इन 20 में से 5 ऐसे हैं जिनका कि जो कि लेस देन 8 है, 8 से छोटे हैं, ठीक है। और बचे हुए 15 जो हमारे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होंगे, ठीक है। और हमें बताना है लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमेनिंग 15, इनका मिनिमम वैल्यू बताना है, लोएस्ट मिनिमम बताना है। अगर हमें इनको मिनिमम करना है तो यानी कि जो हमारे जो 5 इंटीजर है इनको मैक्सिमम करना पड़ेगा, इनका एवरेज या इनका सम मैक्सिमम करना पड़ेगा, इजंट इट सो? और हमें पता है ये सारे के सारे 8 से छोटे हैं। अगर 8 से छोटे हैं लेकिन इंटीजर हैं, तो यानी कि सारे के सारे मैक्सिमम कितना हो सकते हैं? मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकती है? 7। सबको साथ रख दो, सारे के सारे 5 को साथ रख दो, ठीक है।
सारे 5 को साथ रख दो, तो हमारा सम कितना आ जाएगा इनका, 7 × 5 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और सारे 20 इंटीजर्स का सम कितना है, 20 × 10 यानी कि 200। सबका सम है 200, इनका सम है 35, तो ये 15 वाले के लिए हमारा सम कितना बच गया, 200 - 35, isn't it so? ठीक है, ठीक है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू चाहिए हमको। अगर इससे छोटा रखते हैं इनको तो ये ज्यादा बड़ी वैल्यू आती, तो मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 165। अगर सम की मिनिमम वैल्यू 165 आई है तो एवरेज की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 165 डिवाइडेड बाई 15, 165/15 यानी कि 11 आ गया आंसर हमारा, 11, यानी कि एवरेज हमारा मिनिमम 11 आएगा इन 15 इंटीजर्स का। क्या बात क्लियर है? ठीक है, कोई समस्या? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है मीन ऑफ 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स इज 13, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज व्हाट। 15 विभिन्न प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 13 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान क्या होगा। 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, जिनका कि मीन हमको गिवन है 13, और हमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, यानी कि यहां पे हमें क्या चाहिए, एक सबसे बड़ा नंबर होगा और फिर एक दूसरा नंबर होगा हमारा सेकंड लार्जेस्ट नंबर, और हमें इसको मैक्सिमाइज करना है क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। और जाहिर सी बात है कि जब हम सेकंड लार्जेस्ट नंबर को मैक्सिमाइज करेंगे, बड़ा करेंगे, तो इसके जो इससे बड़ा नंबर है, जो लार्जेस्ट नंबर है, जो इससे बड़ा ही होगा, इजंट इट सो, तो वो भी तो मैक्सिमाइज होगा। इजंट इट सो, यानी कि इन दोनों नंबर्स को हमें बड़ा से बड़ा करना है। तो जो बचे हुए नंबर हैं टोटल, क्योंकि 15 नंबर है हमारे, 15 में से 2 तो हमने यहां पे ले लिया, तो बचे हुए जो 13 नंबर हैं उनको हमें मिनिमम रखना है, मिनिमाइज करना है, सबसे छोटा करना है। जबकि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ये जो 15 हैं ये हमारे डिफरेंट हैं और नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर है यानी कि 1 या 1 से बड़े होंगे, तो हमें सबसे छोटे करने हैं इन 13 नंबर्स को, लेकिन ये नेचुरल नंबर होंगे और डिफरेंट होंगे, यानी कि सबसे छोटी संख्या हमारी 1 हो सकती है, फिर 2 हो सकती है, फिर 3 हो सकती है। तो 1 से लेकर 13 तक के नंबर्स हम ले लेंगे, इससे छोटा कुछ लिया नहीं जा सकता क्योंकि सब डिफरेंट भी होने हैं और नेचुरल नंबर भी होने हैं। तो 1 से लेकर 13 तक हमारे ये सारे के सारे नंबर्स होंगे। क्या इस बात को समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी संख्याएं 1 से लेकर 13 के बीच में होंगी। क्लियर है? ओके, तो इनका सम कितना आ जाएगा, टोटल 13 संख्याएं हैं और एवरेज कितना होगा इसका, 1 + 13/2, सम हो जाएगा 13 × 7 यानी कि 91, 91। ठीक है, 91 आ गया। और सारी की सारी 15 संख्याओं का एवरेज हमारा कितना था, सारी 15 संख्याओं का एवरेज था 13, तो सम होगा 15 × 13 यानी कि 195। सारी 15 संख्याओं का सम है 195 और 13 संख्याओं का मिनिमम सम जो है वो 91 है, मिनिमम सम। तो इन दो संख्याओं का मैक्सिमम सम कितना आ जाएगा, 195 - 91 यानी कि 104। क्लियर? 104 हमारा मैक्सिमम पॉसिबल सम आएगा। अब 104 को हमें 2 भागों में तोड़ना है और हमको चाहिए क्या है, 2 भागों में तो ऐसे भी तोड़ सकते थे कि इनमें से एक संख्या को हम बना ले 14 और एक को बना ले 90, तब भी 2 पार्ट में टूट जाएगा, isn't it so? बट हमको सेकंड लार्जेस्ट नंबर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और यहां पे सेकंड लार्जेस्ट नंबर हमारा 14 हो जा रहा है, ये मैक्सिमम तो नहीं है, isn't it so? क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट को हमने मिनिमम कर दिया है और अपने लार्जेस्ट को मैक्सिमम किया है, जबकि हमें सेकंड लार्जेस्ट को मैक्सिमाइज करना है। सेकंड लार्जेस्ट को मैक्सिमाइज करना है तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। 104 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है ताकि जो दूसरा सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा सबसे बड़ा हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 104 को जितना हो सके बराबर तोड़ना पड़ेगा।
जितना हो सके बराबर तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और बराबर अगर तोड़ना है तो या तो दोनों के दोनों 52 हो जाते, पर दोनों के दोनों 52 भी नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों 52 हो तब होते हैं जबकि डिस्टिंक्ट नहीं लिखा होता, डिफरेंट नहीं लिखा होता, डिफरेंट होना है, इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, इक्वल नहीं हो सकते। तो यानी कि एक को 52 से एक छोटा कर देंगे और एक को 52 से एक बड़ा कर देंगे, यानी कि एक संख्या हमारी हो जाएगी 51 और एक हो जाएगी 53, 51 एंड 53। और सेकंड लार्जेस्ट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमको, तो यानी कि 51 हमारा आंसर होगा, ठीक है। 51 हमारा आंसर होगा, 53 नहीं होगा, ये चीज़ लास्ट में ध्यान रखनी है। 53 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। 53 तो लार्जेस्ट नंबर आया जबकि सेकंड लार्जेस्ट को मैंने मैक्सिमाइज किया है, अदरवाइज 90 हमारा लार्जेस्ट आ रहा था, इजंट इट सो। तो 51 हमारा वो नंबर होगा, ठीक है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट है और मैक्सिमम है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके। एक अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, और आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से कर लीजिएगा। और कहीं पे भी आपका कोई डाउट रहता है, किसी भी तरह की क्वेरी है, कोई भी छोटा से छोटा डाउट है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको एक ही टाइप पे हर टाइप का क्वेश्चन करवा दूं, यानी कि जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में एग्जामिनर लैंग्वेज को फंसा सकता है वो सारी बातें जब आपको क्लियर हो जाएंगी तो आप खुद ही कोई नया सवाल भी आएगा तो डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस होगा अपने आप पे कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना सीख गए हो और थोड़े मुश्किल सवालों को भी अटेम्प्ट कर पाओगे। तो उसी अप्रोच के साथ में हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एंड आई बिलीव कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और डेफिनेटली आप जब इस पर प्रैक्टिस करोगे तो मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन को करने में, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, और अगर कहीं पे भी कोई डाउट आपका रह गया है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। सेशन पसंद आया है तो भी कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, अच्छा लगता है जब कमेंट में आप लिखते हो जो भी आपका जेन्युइन फीडबैक है। अगर कोई आपका क्वेरी है, क्वेश्चन है, अदरवाइज भी तो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन है तो ईमेल आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस सेशन में इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही।